हेलो बच्चों, तो अपन ने ये सीखा था पिछली क्लास में कि अपन कैसे इंडक्टिव इफेक्ट को समझ रहे थे, कैसे अपन ये देख रहे थे कि इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा या नहीं करेगा, और फिर लास्ट में अपन ने ये देखा था कि माइनस आई का ऑर्डर हम कैसे देखते हैं। माइनस आई के ऑर्डर में अपन ध्यान रखें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मेनली डिफरेंस है, जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा वो माइनस आई ज़्यादा खींचेगा, जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम वो माइनस आई कम खींचेगा। सिंपल सी बात है। अब अपन यहाँ पर कुछ बात करने वाले हैं बच्चों। जैसे मान लो कि मेरे पास कोई इंटरमीडिएट्स की हम बात करते हैं। चलो इंटरमीडिएट्स की अगर बात करें तो इंटरमीडिएट्स का मतलब क्या हुआ? इंटरमीडिएट्स का मतलब हुआ कि यहाँ पर बीच में क्या बनता है। जैसे किसी रिएक्शन होती है, कोई रिएक्शन होती है, तो रिएक्शन के बीच में हो सकता है कोई ऐसी स्पीसीज़ बने जिसे हमें नाम दिया जाए क्या? इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर कोई बीच में कोई चीज़ बन रही है, उसे हम क्या नाम देते हैं? इंटरमीडिएट। क्लियर है? अगर हम बात करें तो इंटरमीडिएट अपने पास तीन टाइप के आते हैं यहाँ पर, कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल, कार्बे एनायन। क्लियर है? कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल और कार्बे एनायन, इन तीनों चीज़ों को एक एक बार समझो और समझ के फिर अपन को समझ में आएगा कि एक्चुअल में क्या है ये। इन केस ऑफ कार्बोकैटायन की अगर हम बात करें तो कार्बोकैटायन का मतलब क्या हुआ? कार्बन की वैलेंसी होती है 4 में इसके पास एक वैलेंसी गई तो यहाँ पर आया पॉजिटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव चार्ज है क्या? ये एक्चुअल में वैकेंट ऑर्बिटल है, और कार्बन आता है पी ऑर्बिटल में, तो ये है वैकेंट पी ऑर्बिटल। पी ब्लॉक में आता है इसलिए वैकेंट पी ऑर्बिटल। बची हुई 3 वैलेंसीज होंगी इसके पास कुछ इस तरीके से। अब सोचो आप, अगर मैं इसके पास आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन पूछूं, आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो ध्यान दो कैसे देखते हैं। कार्बन से अगर कोई बॉन्ड बनाया है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। इसका मतलब क्या? यहाँ इलेक्ट्रॉन है भाई, ये तो खाली है, पॉजिटिव है तो मतलब खाली है। तो बताओ 2 2 2 6, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन। और इसे बोलते हैं बच्चों इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इनकम्प्लीट ऑक्टेट। क्यों ऐसा बोला यार? ऑक्टेट का मतलब क्या होता है? ऑक्टेट का मतलब ही होता है 8 इलेक्ट्रॉन। अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तभी ऑक्टेट फुलफिल है, मत नहीं तो ऑक्टेट फुलफिल नहीं है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, ये इलेक्ट्रॉन खाली होता है इसके पास। इलेक्ट्रॉन खाली क्यों होता है? क्योंकि वैकेंट पी ऑर्बिटल है इसलिए खाली है। थर्ड वन मैं आपको बात करूं तो बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2, क्योंकि बॉन्ड कितने बना रहा है? 3, और 3 का मतलब क्या होता है? sp2। तो यहाँ लिख सकता हूँ हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ क्या होगा? sp2 होगा। क्या क्लियर समझ में आ रहा है? तो बताओ कोई चीज़ इनकम्प्लीट है तो वो अपने आप को क्या करना चाहेगी? कंप्लीट करना चाहेगी। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि कोई कार्बोकैटायन कंटेनिंग ग्रुप और कोई नॉर्मल ग्रुप ज़्यादा खींचने की टेंडेंसी किसको होगी? कार्बोकैटायन कंटेनिंग ग्रुप को होगी। ऐसा क्यों होता है? कार्बोकैटायन वैसे ही खाली है, उसको होना है न्यूट्रल, तो उसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन वो खींच लेगा, जितना ज़्यादा खींचेगा उतना ही ज़्यादा उसको मिलेगा। तो इसीलिए मैंने कहा कि यहाँ पर अगर कोई कार्बोकैटायन कंटेनिंग ग्रुप होता है और कोई नॉर्मल ग्रुप होता है, तो क्यों कार्बोकैटायन कंटेनिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींचता है? क्योंकि वो खाली होता है, उसके पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है। क्लियर समझ में आया? तो ये थी कार्बोकैटायन की कहानी। चलिए बात करते हैं कार्बे एनायन और फ्री रेडिकल की कहानी क्या होती है। बात करें यहाँ पर सबसे बात सेकंड नंबर पे फ्री रेडिकल। सेकंड नंबर पे किसकी बात करने वाले हैं? फ्री रेडिकल। अगर मैं फ्री रेडिकल की बात करूँ तो फ्री रेडिकल की अगर बात कर रहा हूँ तो समझो यहाँ पर क्या है। फ्री रेडिकल कुछ इस तरीके से होता है, इसको हम नाम देते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन। इसे हम ऑड इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं बच्चों। ऑड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ? एक इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो देखो क्या होता है, ऑड इलेक्ट्रॉन तो है ही है, इसके पास 3 ऐसे बॉन्ड भी होंगे। इसका मतलब यहाँ इसके पास आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे बच्चों? 7 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7 इलेक्ट्रॉन। हाइब्रिडाइजेशन सेम sp2, क्योंकि बॉन्ड कितने बना रहा है? 2 3। इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2 होगा।
थर्ड नंबर की बात करें, क्या था यहाँ पर थर्ड नंबर? इनकम्प्लीट ऑक्टेट कह सकता हूँ, यहाँ पर क्या है? इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो इस तरीके से समझो कि जैसा कार्बोकैटायन है ना, वैसा ही फ्री रेडिकल है, उसकी भी टेंडेंसी वही है, उसकी भी प्रॉपर्टी लगभग वही है, कुछ भी चेंज नहीं है सिवाय इस चीज़ के। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, हाइब्रिडाइजेशन सेम है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो बताओ ये ऑक्टेट को क्या करना चाहेगा? कंप्लीट करना चाहेगा। इसका मतलब ये भी इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहेगा? खींचना चाहेगा। सिंपल बात है। तो यहाँ पर हम बात करें तो फ्री रेडिकल के बारे में भी हमें समझ में आ गया। बात करते हैं कार्बे एनायन। ध्यान रखो कार्बे एनायन का क्या मतलब है। बात करते हैं बच्चों यहाँ पर कार्बे एनायन की। कार्बन आयन में बात करो तो कार्बन आयन का मतलब क्या हुआ? कार्बन पर माइनस चार्ज, और इस माइनस चार्ज को एक्चुअल में 2 इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, आप सबको पता होगा। तो बताओ कार्बन पे माइनस चार्ज है, 1 वैलेंसी गई है, बची 3 वैलेंसी क्या होंगी? तो बताओ मुझे यहाँ पर आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2 6 और 2 8। इसका मतलब यहाँ पर है आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चों? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने बच्चों? यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ? ऑक्टेट कंप्लीट या इनकम्प्लीट? भाई साहब ऑक्टेट का मतलब ही होता है 8 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ कंप्लीट ऑक्टेट। क्या क्लियर समझ में आ रहा है कैसे अपन ने कंप्लीट ऑक्टेट लिखा? तो क्लियर है कि माइनस भी हमें समझ में आ गया कैसे हम माइनस को बोल रहे हैं। अब चीज़ें माइनस के बारे में समझो। माइनस के पास ऑक्टेट भी कंप्लीट है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। भाई एक स्पीसीज होती है न्यूट्रल, एक स्पीसीज होती है पॉजिटिव चार्ज, और एक स्पीसीज होती है नेगेटिव चार्ज। अगर मैं आपसे बोलूँ ये न्यूट्रल पॉइंट है, इधर पॉजिटिव है, तो इधर एक्सेस में क्या होगा? नेगेटिव। तो मुझे ये बताओ नेगेटिव अगर न्यूट्रल होगा तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? डोनेट करेगा। और पॉजिटिव अगर न्यूट्रल होगा तो इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब ये क्या करेगा? विड्रॉ करेगा। क्या करेगा? ये विड्रॉ करेगा। तो बताओ किसी के पास अगर नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग ग्रुप हो जाए तो क्या वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है? क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज के आने की वजह से उसके पास एक्सेस में इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, किसी को दे सकता है। इसका मतलब बताओ अगर कोई कार्बन माइनस है और कोई कार्बन है तो यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर क्या होगा बच्चों? कार्बन माइनस ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देगा कार्बन से। क्यों? इसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो ये ज़्यादा दे देगा। अगर यहीं पर मैं पूछता कार्बन पॉजिटिव है और कार्बन है और यहाँ माइनस आई इफेक्ट की बात करता तो बोलते पॉजिटिव है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा खींचेगा, इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये क्या करेगा? माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा शो करेगा। तो समझ में आया कि कैसे अपन ने यहाँ पर ग्रुप की बात की, कैसे अपन ने यहाँ पर इफेक्ट की बात की। क्या क्लियर हो रहा है भाई सब कुछ? एकदम मस्त। तो चलो यहाँ पर अपन कुछ प्लस आई इफेक्ट की बात करते हैं। पिछले टर्म पे अपन ने बात की थी माइनस आई इफेक्ट की, इस टर्म पे अपन बात कर रहे हैं प्लस आई इफेक्ट की। तो अपन को दो चीज़ यहाँ पर क्या समझ में आई? दो चीज़ अपन को क्या समझ में आई कि कार्बोकैटायन कंटेनिंग ग्रुप और न्यूट्रल ग्रुप बताओ माइनस आई किसका ज़्यादा होगा? तो कार्बन के पास अगर कार्बोकैटायन कंटेनिंग ग्रुप है तो माइनस आई इफेक्ट क्या होगा? ज़्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या हो जाती है बच्चों? ज़्यादा हो जाती है। भाई खींचने की टेंडेंसी बढ़ गई, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की टेंडेंसी भी क्या है? ज़्यादा है। क्लियर है ना? समझ में आ रहा है? इसी तरीके से मैं आपसे बोलूँ कार्बे एनायन या कार्बो एनायन कंटेनिंग ग्रुप है और एक न्यूट्रल ग्रुप है।
बताओ प्लस आई का ऑर्डर किसका ज़्यादा होगा? जिस पर कार्बे एनायन होगा, तो प्लस आई ऑर्डर, और ये माइनस आई ऑर्डर। क्लियर है? इसीलिए आपको ध्यान होगा मैंने NH3 प्लस, NF3 प्लस और NR3 प्लस सबसे पहले रखे थे और बाद में न्यूट्रल कंपाउंड रखे थे। इसी तरीके से मैं आप प्लस आई ऑर्डर के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो प्लस आई का जो ऑर्डर आता है वो क्या आएगा बच्चों? माइनस कंटेनिंग ग्रुप पहले आएंगे और न्यूट्रल ग्रुप ज़्यादा आएंगे। तो देखो कैसे करोगे उसको, कैसे डिफाइन कैसे करोगे? तो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो कार्बन नेगेटिव, नाइट्रोजन नेगेटिव और ऑक्सीजन नेगेटिव, इनका प्लस आई सबसे ज़्यादा होता है। देन आता है COO नेगेटिव। ध्यान रखो COOH है, अगर COOH है तो ये क्या शो करेगा? माइनस आई। लेकिन अगर COO माइनस है तो बच्चों माइनस आते ही समझ में आना चाहिए हाईली प्लस आई, हाईली प्लस आई। समझ में आया आपको डिफरेंस? NH है तो वो खींच सकता है, लेकिन अगर N माइनस है तो वो सिर्फ डोनेट करेगा। OH है तो वो क्या कर सकता है? खींच सकता है, माइनस आई कर सकता है, लेकिन अगर O माइनस है तो वो प्लस आई ही देगा। तो समझ में आया ये चीज़ कैसे अपन ने किया? फिर आता है बच्चों 3 डिग्री कार्बन, क्योंकि 3 डिग्री कार्बन का मतलब क्या हुआ भाई? जितने ज़्यादा कार्बन होंगे उतना ज़्यादा डोनेटिंग टेंडेंसी होगी। देन आता है बच्चों 2 डिग्री कार्बन एंड देन आता है बच्चों 1 डिग्री कार्बन। तो क्लियर समझ में आया कि यहाँ प्लस आई ऑर्डर हम कैसे देख रहे हैं। एक बार प्लस आई ऑर्डर और माइनस आई ऑर्डर अगर हमें समझ में आ गया ना तो अपन बहुत कुछ सीख जाएंगे। कैसे? अपन ये सीख जाएंगे कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कैसे दिखते हैं, अपन ये सीख जाएंगे कार्बे एनायन की स्टेबिलिटी कैसे दिखते हैं। तो आज के टाइम पे अपन यही करने वाले हैं, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी और कार्बे एनायन की स्टेबिलिटी ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपसे थोड़े से क्वेश्चन पूछूंगा कि बताओ ये प्लस आई शो कर रहा है या माइनस आई शो कर रहा है, ज़रा मेरे को बताना आप। क्या मैंने आपको समझा रखा है प्लस आई और माइनस आई एक दूसरे से रिलेटिव होते हैं। अगर किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, अगर किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? विड्रॉ करेगा। इसका मतलब प्लस आई और माइनस आई एक दूसरे से क्या होते हैं? रिलेटेड होते हैं। क्लियर समझ में आ रहा है भाई? चलो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ प्लस आई और माइनस आई फाइंड करो। तो फाइंड प्लस आई और माइनस आई। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको पिछले टर्न पे भी कराया था बच्चों, तो जल्दी जल्दी इसका आंसर मुझे चाहिए। फटाफट करें भाई, करते जाएं प्रैक्टिस। मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ। चलिए ये 9 क्वेश्चन करिए। इन 9 क्वेश्चन में आप करोगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में कैसे हम इनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं बच्चों। ठीक है ना? चलो शुरू करो। सबसे पहले इसे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताओ, क्या यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आप क्लियरली देख पा रहे हो? यहाँ पर आप सारे क्वेश्चन पे देखो। अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देख पा रहे हो तब तो ठीक है, नहीं देख पा रहे हो तो मुझे इसमें फिर दिक्कत होगी प्लस आई और माइनस आई पहचानने में। लेकिन मेरे ख्याल से आपने यहाँ पर प्लस आई और माइनस आई बहुत अच्छे से सीखा है, तो आपको ये भी देखना बहुत अच्छे से आता है। तो चलिए
ये है कार्बन और ये भी है कार्बन, लेकिन इसके पास कार्बन है, इसके पास ऑक्सीजन है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। और बच्चों लेस ईएन से मोर ईएन इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट की डायरेक्शन। और बच्चों इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहा है मतलब दे कौन रहा है, साइक्लिक रिंग, और ले कौन रहा है, कार्बोक्सिलिक। इसको क्या बोलोगे, -I। क्या समझ में आ रहा है? यहाँ पर मेरा क्वेश्चन था ये, बताओ साइक्लोहेक्सेन, और लेकिन यहाँ लग गया COO माइनस, और माइनस लगते ही ये तो टर्शरी कार्बन से भी ज़्यादा देता था। इसका मतलब ये क्या करेगा, +I करेगा। यहाँ देखो OH कार्बन है, ऑक्सीजन है, -I। समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि लेस ईएन से मोर ईएन, लेस ईएन से मोर ईएन। समझ में आ रहा है? चलो ये इसलिए कह रहा हूँ पहले एरो बना लिया ना तो गेम अच्छा हो जाएगा। माइनस है तो माइनस हमेशा डोनेट करेगा, तो ये क्या कर रहा है, खींच रहा है, इसका मतलब -I। सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, sp2 sp3, लेस या लेस से मोर, तो बताओ ये क्या कर रहा है, -I। sp2 है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और ये sp3 है, लेस से मोर, -I। कार्बन है, ऑक्सीजन है, लेस से मोर, -I। कार्बन है, फ्लोरीन है, लेस से मोर, -I। यहाँ बताओ, अच्छा बताओ क्या था, क्या मैंने एक ही चीज़ तुम्हें बताई थी, और वो ये चीज़ थी कि बच्चों अगर कोई ट्रिपल बॉन्ड आता है और उसके साथ अगर कोई नाइट्रोजन से कंपेयर करता हूँ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होती है, C ट्रिपल बॉन्ड C की। तो बताओ बच्चों लेस से मोर, इसका मतलब ये लेस ईएन है और ये मोर ईएन है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, -I। क्या क्लियर हो गया? +I और -I आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। अब अपन जो नेक्स्ट चीज़ सीखने वाले हैं वो ये सीखने वाले हैं स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट। किसकी बात करने वाले हैं यहाँ पर हम? स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट। ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट हम यहाँ पर क्या सीखने वाले हैं? स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। अब सीखो, पहले देखो क्या चीज़ें हैं। तो मान लो बच्चों अगर मेरे पास कोई कार्बोकैटायन लगा होता, क्लियर है, और यहाँ पर मैंने क्या किया, एक ऐसे कार्बोकैटायन लगा दिया, एक यहाँ कार्बोकैटायन लगा दिया, और एक बच्चों यहाँ कार्बोकैटायन लगा दिया। मेरा क्वेश्चन है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। बताओ बच्चों, सबसे पहले आपने क्या देखा? सबसे पहले आपने ये देखा कि क्या कार्बोकैटायन क्यों, ज़रूरत क्या होती है, उसको चाहिए क्या होता है। आप पहले ये सोचो, क्या मुझे पता है कि कार्बोकैटायन खाली होता है, और खाली को हमेशा क्या चाहिए होते हैं, इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। कोई चीज़ खाली है, अगर उसे इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तभी वो न्यूट्रल हो पाएगा। समझ पा रहे हैं आप? इसका मतलब उसे अगर जितने डायरेक्शन से इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा मिलेंगे स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर जितने इलेक्ट्रॉन इसे मिल रहे हैं उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। क्या इसको 3 जगह से मिल रहे हैं तो पूरे इलेक्ट्रॉन बहुत अच्छे से मिल जाएंगे? क्या इसको एक तरफ से मिल रहे हैं, क्या इसको 2 तरफ से मिल रहे हैं? तो मैं कह सकता हूँ आंसर आएगा 3, 1, 2। तो मैंने बात क्या सीखी कि कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +I ग्रुप।
क्यों? क्योंकि बच्चों जितने ज़्यादा प्लस आई ग्रुप लगे होंगे उतना ही ज़्यादा तो इसको ये डोनेट करेंगे, और जितना ज़्यादा डोनेट करेंगे उतनी ज़्यादा इसकी स्टेबिलिटी हो जाएगी। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो पहली चीज़ क्या मुझे समझ में आ गई, ये मैं क्यों लिख रहा हूँ। चलिए एक एग्जाम्पल और करते हैं बच्चों। अगर मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर कार्बोकटायन लगा होता और यहाँ पर बच्चों फ्लोरीन होता, यहीं पर बच्चों क्लोरीन होता और यहीं पर बच्चों ब्रोमीन होता, तो क्या मुझे पता है कि सबसे पहले मैं ये देखता कि कार्बोकटायन कहाँ लगा है? सब जगह सेम लगा हुआ है, इसका मतलब सब जगह सेम काम हो रहा होगा। डिफरेंस क्या है? ग्रुप्स का। और ध्यान रखो, क्या मेरे पास मुझे पता है इंडक्टिव इफेक्ट इज अ डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। बोल सकता हूँ इसको मैं, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बोला था जो जितने पास में होगा, जो जितने पास होगा उसे वो उतनी ही जल्दी डोनेट करेगा। इसका मतलब जो जितना दूर होगा उसे वो उतनी देर में डोनेट कर पाएगा। सही बात है? तो बताओ क्या मैं बोल सकता हूँ कि इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट। इंडक्टिव इफेक्ट कैसा इफेक्ट होता है? डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है। कैसा इफेक्ट होता है? डिस्टेंस डिपेंडेंट। अगर डिस्टेंस सेम है तो सिर्फ और सिर्फ ये देखेगा कि बताओ कौन ज़्यादा खींच सकता है, यही तो देखेगा। तो सोचो यार, अगर पॉजिटिव चार्ज लगा है और उसके पास विड्रॉइंग टेंडेंसी के ग्रुप लगे हैं, खींचने वाले ग्रुप लगे हैं, पॉजिटिव वैसे ही मर रहा था, वैसे ही खाली था, और उसको खाली क्यों करोगे भाई? क्या उसे दुनिया से बाहर करना है क्या? समझ में आ रहा है? तो मुझे बताओ, पॉजिटिव को ज़रूरत क्या होती है? इलेक्ट्रॉन खूब सारे चाहिए होते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को न्यूट्रल लाना चाहता है, जो कमी है उसको पूरी करना चाहता है। वो ये नहीं चाहेगा कि मेरी कमी को कोई और कम कर दे। तो बताओ, जो सबसे कम खींचेगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल करेगा। भाई एक भिखारी है, 10 रोटी है उसके पास, उसे और रोटी चाहिए, लेकिन मान लो उसके पास से लोग आए, कोई 3 रोटी ले गया, कोई 2 रोटी ले गया, कोई 5 रोटी ले गया, तो उसके लिए दुआ किसके लिए निकले? दुआ तो किसी को नहीं देगा वो, लेकिन उसके लिए बेस्ट कौन है? जो 2 रोटी लेके गया हो, क्योंकि उसके लिए तो वो सबसे कम रोटी लेके गया। इसका मतलब उसके पास बहुत सारी रोटियां बची होंगी। तो समझ पा रहे हो कि अगर कोई खींचने वाला ग्रुप लगा है तो वो जितना कम खींचेगा उतना ही ज़्यादा वो कार्बोकटायन स्टेबल होगा। ये हम सोच सकते हैं। तो बताओ, क्या मुझे पता है -I के ऑर्डर में बच्चों फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन आता है, और मुझे पता है हैलाइड में सबसे कम कौन खींचेगा? ब्रोमीन। तो अगर मैं बोलूँ 1 2 3 में स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा? तो 3 2 1। क्या चीज़ें समझ में आई? तो क्या मैं लिख सकता हूँ इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू -I ग्रुप। क्लियर है? बोल सकता हूँ इसको। चलिए एक चीज़ और मुझे बताइए, अगर मान लो मेरे पास क्लोरीन यहाँ पर है और ये पॉजिटिव यहाँ है, क्लोरीन यहाँ है और ये पॉजिटिव यहीं है, तो बताओ इन दोनों में स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी? 1 और 2 की। किसकी ज़्यादा होगी बताओ? कार्बोकटायन स्टेबिलिटी। भाई अभी मैंने आपको बताया कि इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है। डिस्टेंस जितनी कम होगी इफेक्ट उतना ही ज़्यादा लगेगा, डिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी इफेक्ट उतना ही कम लगेगा। तो मुझे बताओ, ये पास में लगा है, ये दूर लगा है, कौन ज़्यादा खींचेगा? ये। और मुझे खींचने वाला नहीं चाहिए क्योंकि पॉजिटिव चार्ज लगा है। तो बताओ कम कौन खींचेगा? और जो कम खींचेगा वही स्टेबल करेगा। किसको? पॉजिटिव को। क्या बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है? पक्की बात है। अच्छा, यहीं अगर नेगेटिव लगा होता तो नेगेटिव के पास तो खूब सारे इलेक्ट्रॉन हैं और वो चाहता है कि इलेक्ट्रॉन खाली हो जाए जिससे कि मैं न्यूट्रल हो जाऊं। तो बताओ उसके लिए बेस्ट क्या होता? जो -I ग्रुप खूब सारे लगे हों, खूब लगे हों, वो खूब सारे ग्रुप लग के क्या करते? इलेक्ट्रॉन को खाली करते, खींचते, तो वो माइनस के लिए बेस्ट होते। तो माइनस और प्लस का उल्टा चलता है सब कुछ। तो अगर प्लस समझ में आ रहा है ना, तो माइनस अभी फटाफट समझ जाओगे। तो समझ में आया डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है। कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? +I ग्रुप पे। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेंगे उतना ज़्यादा खुश रहेगा।
और इलेक्ट्रॉन मान लो देने वाले लगे ही नहीं है, खींचने वाले लगे हैं, विथड्रॉइंग टेंडेंसी लगी है, -I ग्रुप लगे हैं, तो जितना कम -I होगा उस ग्रुप का उतना ज़्यादा कार्बोकैटायन स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहेगा कि मुझसे इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा कोई ले जाए। क्लियर है? ले जा रहा है तो कम से कम ले जाए, इसका मतलब जो जितना कम खींचेगा स्टेबिलिटी को उतना ही ज़्यादा वो बढ़ाएगा। समझ में आ रहा है भाई? चलो और क्वेश्चन करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं और अच्छे से समझते हैं क्वेश्चंस को। तो दो चीज़ अपन समझ में आई, +I के क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और -I के क्या होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। -I ग्रुप की बात हो रही है यहाँ पर, समझ में आ रहा है ना? चलो बात करते हैं। मान लो मेरे पास कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बतानी है भाई, जल्दी बताओ, चलो फटाफट बताओ। 1 2 3 क्वेश्चन करो फटाक से। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बतानी है बेटा, समझ में आ रहा है ना? क्या देखोगे सबसे पहले, कार्बोकैटायन क्या सेम जगह पे लगा है? तो सेम जगह पे लगा है तो वो क्या करेगा और उसकी वजह से क्या होगा, इन चीज़ों को समझना है। चलो तीनों क्वेश्चन करते हैं और तीनों क्वेश्चन को अपन डिस्कस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्या देखते हैं कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी में कि कार्बोकैटायन कहाँ लगा है। अगर कार्बोकैटायन अलग अलग जगह पे लगा है इसका मतलब हम देखेंगे कि उसको कितनी जगह से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन में आंसर बताओ भाई, सबसे पहले क्या आया होगा? क्या ये 3 जगह से मिल रहा है, इसे 1 जगह से मिल रहा है और इसे 2 जगह से मिल रहा है। आंसर इज 1 3 2। ठीक है, जितना ज़्यादा डोनेटिंग पावर उतनी ज़्यादा कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, और जितना कम खींचने वाला उतनी ज़्यादा कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। पॉजिटिव सेम जगह लगा है, इनकी पोजीशन भी सेम है। बताओ कौन कम खींचता है? कम खींचेगा जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, और कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? NH2, फिर OH और फिर फ्लोरीन। इसका मतलब जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो कम खींचेगा तो वो ज़्यादा स्टेबल करेगा। तो आंसर इज 1 2 3। इसकी बात करते हैं। आइए यहाँ पर मुझे बताइए, जो अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप लगे हैं तो वो ऑब्वियस सी बात है कार्बोकैटायन को अनस्टेबल करेंगे। यहाँ पर खींचने वाला ग्रुप है, यहाँ भी खींचने वाला ग्रुप है, लेकिन यहाँ कोई खींचने वाला ग्रुप नहीं है। इसका मतलब 3 तो सबसे पहले आएगा, बचे 1 और 2। मैंने आपको बताया डिस्टेंस डिपेंडेंट। अगर डिस्टेंस पास लगी है और वो कम खींचने वाला ही है, मान लो वो कम ही खींच रहा हो, लेकिन अभी वो उस टाइम पे क्या करेगा? ज़्यादा खींचेगा। भाई कोई पास में है तो वो चाहे कम ही मार पाएगा, लेकिन मार तो लेगा ना यार। दूर वाला कैसे मार पाएगा? नहीं मार पाएगा। इसका मतलब ध्यान रखो डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है। तो बताओ कौन कम खींच पाएगा? जो दूर लगा होगा वो कम खींच पाएगा, जो पास लगा होगा वो ज़्यादा खींच पाएगा। तो आंसर आएगा 3 2 1। तो यहाँ पर क्या देखा आपने? डिस्टेंस। तो ध्यान रखना बच्चों, डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? समझ में आ रहा है भाई? चलो और क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर, और समझ में आता है फिर। तो आपको समझ में आया कैसे हम यहाँ पर चीज़ों को बता रहे हैं। क्लियर है? अब एक रूल के बारे में आपको बताने वाला हूँ, उस रूल को आप समझिए थोड़ा सा, जिससे वो आपके लिए क्या होगा? हेल्पफुल रहेगा। जिस तरीके से कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखते हैं उसी तरीके से कार्बन एनायन की देखेंगे। बस वहाँ चेंज क्या होगा? वहाँ चेंज जो होगा वो होगा कुछ इस तरीके से। चलिए बात करते हैं किसकी? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एनायन की। ध्यान दो, कार्बन एनायन का मतलब क्या हुआ? कार्बन एनायन का मतलब सिंपल सा इतना हुआ कि एनायन लगने पर उसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत सारे आ गए, और इलेक्ट्रॉन अगर बहुत सारे आ गए
तो वो अपने आप को न्यूट्रल करने के लिए इलेक्ट्रॉन रिलीज करना चाहेगा, छोड़ना चाहेगा। और बताओ उसके लिए हेल्प कौन करेगा? उसके लिए हेल्प वो ग्रुप करेंगे जो इलेक्ट्रॉन खूब खींचते हों। जो इलेक्ट्रॉन ग्रुप खूब खींचेंगे वही सबसे ज़्यादा हेल्प करेंगे, और वही सबसे ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो जल्दी से मुझे बताओ कि अगर मेरे पास कोई कार्बन एनायन लगा है तो उसको क्या चाहिए? उसको ये चाहिए कि कोई जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खाली कर लेगा उतना ही ज़्यादा वो एनायन को क्या करेगा? स्टेबल करेगा। तो मुझे बताओ 1 2 3 में स्टेबिलिटी ऑर्डर, क्या एनायन सेम जगह पे है? एनायन सेम जगह पे, तो बताओ यहाँ फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, ज़्यादा कौन खींचता है? फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन। तो यहाँ आंसर क्या आता? 1 2 3। तो हमने एक चीज़ क्या सीखी? हमने एक चीज़ ये सीखी कि कार्बन एनायन की स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एनायन, क्या बोला मैंने? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I इफेक्ट। क्लियर? दूसरी बात करते हैं। मान लो मेरे पास कार्बन एनायन लगा होता और वो कुछ इस तरीके से होता। तो मुझे बताओ बच्चों, अगर मेरे पास कोई कार्बन एनायन है और वहां पर खींचने वाली टेंडेंसी नहीं है, भाई एक ने खाना खा रखा है, अब जरूरी क्या है कि वो खाना निकल जाए? जरूरी ये नहीं है कि और खाना दे दे, नहीं। अगर उसके और खाना दोगे तो फट जाएगा भाई, वो रह नहीं पाएगा। इसका मतलब अगर कोई खाना दे भी रहा है तो भाई साहब कम से कम दो जिससे कि मैं सह सकूं। समझ में आया? इसका मतलब -I को कभी भी इलेक्ट्रॉन देने वाले नहीं चाहिए होते हैं। इसका मतलब जो सबसे कम देगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल करेगा, और सबसे कम किस में दे रहा है? 2 में, फिर 3 और फिर 1। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +I इफेक्ट। क्या समझ में आ रहा है भाई कि कैसे मैंने यहाँ पर कार्बन एनायन की स्टेबिलिटी के बारे में बताया? मान लो यहीं पर एक क्वेश्चन होता, माइनस चार्ज है, यहाँ है NH3+, माइनस चार्ज है, यहाँ है NO2, माइनस चार्ज है और यहाँ है कार्बोक्सिलिक। क्या मुझे पता है कि डिस्टेंस सबकी सेम है? एनायन भी हर जगह सेम है। तो अगर कोई एनायन की स्टेबिलिटी यहाँ पूछ ले तो क्या बोलोगे? जो सबसे ज़्यादा -I शो करेगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल करेगा। तो आंसर आता 1 2 3, क्योंकि हमने -I का ऑर्डर बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। अपन ने -I का ऑर्डर बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, अपन ने +I का ऑर्डर भी बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। तो यहाँ मैं समझ आ सकता हूँ कि कैसे अपन ने कार्बन एनायन की स्टेबिलिटी को देखा। तो चलिए यहाँ पर 1 2 क्वेश्चन यहाँ पर और समझाने की कोशिश करता हूँ मैं, जिससे कि कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। मान लीजिए बच्चों, एनायन की अगर मैं बात करूँ तो एनायन के बारे में 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। वो क्या है? एनायन की अगर मैं बात करूँ तो कार्बन एनायन है, मान लो कार्बन पे एनायन है, नाइट्रोजन पे एनायन है और ऑक्सीजन पे एनायन है। तो ध्यान रखना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे एनायन ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। लेस EN पे पॉजिटिव ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक। तो लेस EN पे क्या होना चाहिए? पॉजिटिव, और मोर EN पे क्या होना चाहिए? नेगेटिव। जैसे मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास यहाँ पर कार्बन एनायन की स्टेबिलिटी बताओ, तो एनायन में कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज़्यादा है? ये। तो एनायन की स्टेबिलिटी भी क्या होती? ये होती। अगर मेरे पास ऐसा क्वेश्चन भी आता, यहाँ है C- और मैंने फ्लोरीन भी लगा दिया, चलो, और यहाँ है O-, O पे माइनस है मान लो, और यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं लगाया है, और यहाँ पर नाइट्रोजन पे माइनस है, और यहाँ भी मैंने कुछ भी नहीं लगाया है। तो सबसे पहले आपका काम होगा, आप चेक करोगे कि एनायन कहाँ पर है। अगर एनायन डिफरेंट पे है तो भाई साहब इन ग्रुप्स का कुछ मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको अभी सिखाया था, इंडक्टिव इफेक्ट इज अ पुअर इफेक्ट। ये बहुत ज़्यादा खींचने की टेंडेंसी नहीं रखता। क्यों नहीं रखता? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या होता है? डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन जाते हैं, और सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन बहुत थोड़े जाते हैं बच्चों। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि अगर मैं ये 1 2 3 डालूँ तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसका मतलब 2 then 3 then 1। तो मुझे कोई डिफरेंस नहीं समझ में आता। अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे स्टेबल है तो सबसे पहले हम यही देखेंगे।
जब मेरे पास एनायन सेम था तब मैंने देखा कि कौन ज़्यादा दे रहा है और कौन कम दे रहा है, क्योंकि एनायन भरा हुआ है उसको देने वाला नहीं चाहिए, रटो मत, समझो इस चीज़ को। एनायन भरा है तो वो खाली करना चाहेगा, इसका मतलब उसको चाहिए खाली करने वाले ग्रुप, और कौन खाली करता है? जो खींचता है, जो विड्रॉ करता है। तो माइनस को चाहिए माइनस आई वाले ग्रुप, प्लस को चाहिए प्लस आई वाले ग्रुप। माइनस को कौन नहीं चाहिए? प्लस आई वाले ग्रुप। अगर प्लस आई वाले ग्रुप लगे तो वो चाहेगा कि कम से कम दे, जिससे कि मैं फटूँ ना। सिंपल। तो समझ में आया, बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। तो सबसे पहले एनायन में क्या देखोगे? पोजीशन ऑफ एनायन, पोजीशन ऑफ एनायन, ठीक। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे एनायन मोर स्टेबल, ठीक। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले यही देखोगे। अब मान लो एक और चीज़ बताता हूँ तुम्हें मैं, बहुत अच्छी चीज़ है वो भी, देखो कैसे। अगर मान लो मेरे पास सेम ग्रुप के एलिमेंट आते हैं, मान लो मेरे पास फ्लोरीन माइनस है, क्लोरीन माइनस है, ब्रोमीन माइनस है और आयोडीन माइनस है। मैं पूछूं इनमें एनायन की स्टेबिलिटी, मैं आपसे क्या पूछने जा रहा हूं? स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। तो आप क्या बोलते स्टेबिलिटी ऑफ एनायन में? बच्चों ध्यान दो, आप ये बोलते कि सर यहाँ पर तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज़्यादा है, तो फ्लोरीन पे माइनस स्टेबल होना चाहिए। नहीं बच्चों, जब इफ सेम ग्रुप के एलिमेंट, सेम ग्रुप एलिमेंट होते हैं, तो वहाँ पर बच्चों सेम ग्रुप एलिमेंट के केस में स्टेबिलिटी ऑफ एनायन हम उनके साइज से देते हैं, और जिसका साइज बड़ा उसकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा। क्यों ऐसा होता है भाई? साइज अगर बड़ा होगा तो नेगेटिव आयन भी क्या करेगा? सर्कुलेट करेगा और काफ़ी स्टेबिलिटी गेन करेगा, और कोई छोटा सा ग्रुप है तो उस पर नेगेटिव कम सर्कुलेट हो पाएगा। तो कौन ज़्यादा स्टेबल? जिसका साइज बड़ा। तो साइज सब जगह नहीं देखना है, अब सब जगह देखने लग गए, नहीं, तभी देखना है जब सेम ग्रुप के एलिमेंट हो, तभी आपको साइज देखना है, वरना नहीं देखना है। तो ध्यान रखो ये सब चीज़ें, क्योंकि ये सब चीज़ें काम आने वाली हैं। मैं जितनी आज बातें बता रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। तो अपन ने ये सीखा कि अगर मेरे पास कोई एनायन ग्रुप है तो एनायन के केस में अपन साइज कब देखते हैं? जब अपन सेम ग्रुप के एलिमेंट की बात करते हैं। जैसे मान लो मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास यहाँ पर फ्लोरीन माइनस है, यहाँ मेरे पास क्लोरीन माइनस है, यहाँ मेरे पास ऑक्सीजन माइनस है और यहाँ मेरे पास सल्फर माइनस है। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर स्टेबिलिटी बताओ किसकी ज़्यादा होगी? जिस पर फ्लोरीन या क्लोरीन। तो ध्यान आया आपको? क्या देखते हैं? साइज। क्या देखोगे? साइज। कब? जब सेम ग्रुप के एलिमेंट हो। मुझे पता है ये हाईलाइट सेम ग्रुप के एलिमेंट है। वैसे ये ऑक्सीजन की फैमिली क्या होती है? ऑक्सीजन, सल्फर, Fe, ये सब सेम ग्रुप के होते हैं। तो डाउन द ग्रुप आने पे क्या होगा? साइज बड़ा होगा, और साइज बड़ा होगा तो नेगेटिव भी उस पर क्या होगा? अच्छा होगा। तो मैं कह सकता हूँ स्टेबिलिटी ऑफ एनायन यहाँ पर इस तरीके से होगा। तो समझ में आया स्टेबिलिटी ऑफ एनायन हम कैसे बना रहे हैं भाई? बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? समझ में आ रहा है ना? तो नोट करो इसको सबको, ये सारे पॉइंट नोट करो, और फिर अपन करते हैं क्वेश्चंस। और तो मेन चीज़ अपन ने क्या सीखी? देखो मैं फिर से एक बार बताता हूँ। अगर अपने को कटायन की स्टेबिलिटी देखनी है तो कटायन के बारे में अपन को ये जानना है कि कटायन का मतलब होता है खाली, और खाली चीज़ को न्यूट्रल करना है तो उसे इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। इसका मतलब पॉजिटिव को क्या चाहिए? प्लस आई के ग्रुप चाहिए। अगर माइनस आई के ग्रुप लगे हैं तो वो ये चाहेगा जो कम से कम विड्रॉ करने की टेंडेंसी रखता है वही लगा हो तो बेस्ट है, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई ग्रुप। पॉजिटिव का फंडा खत्म। एनायन में क्या देखते हैं? सबसे पहले एनायन में देखोगे एनायन कहाँ पर है। सबसे पहले पोजीशन ऑफ एनायन, सबसे पहले पोजीशन ऑफ एनायन। अगर पोजीशन ऑफ एनायन डिफरेंस है तो उसके हिसाब से आप देख लोगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, किसकी कम है।
फिर आप ये देखोगे कि अगर एनायन सेम नहीं है, अलग अलग है, तो वो क्या सेम फैमिली के ग्रुप तो नहीं है? हो सकता है सेम फैमिली के ग्रुप हो। सेम फैमिली के ग्रुप है तो वहाँ पर कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं? साइज देख के हम बता सकते हैं कि कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, कौन कम स्टेबल होगा। फिर अपन ने देखा अगर मान लो एनायन सेम जगह पे है, कार्बन 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 पे ही है, तब क्या देखोगे? एनायन है भरा हुआ, फुलफिल है, उस फुलफिल को खाली करने के इलेक्ट्रॉन खींचने पड़ेंगे। इसका मतलब जितने ज़्यादा -I ग्रुप होंगे उतना ज़्यादा वो स्टेबल होगा। अगर मान लो +I के ग्रुप लगे तो जो जितना कम डोनेट करेगा वो उतना स्टेबल करेगा। तो सेम कहानी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और समझते हैं कि कैसे यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी में हमें समझ में आया एनायन की स्टेबिलिटी हम कैसे देखते हैं और कैटायन की स्टेबिलिटी हम कैसे देखते हैं। चलिए मिक्स क्वेश्चन करते हैं। जिसमें कैटायन बनाऊँ उसमें कैटायन की स्टेबिलिटी देखना, जिसमें एनायन बनाऊँ उसमें एनायन की स्टेबिलिटी देखना। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे समझ में आ जाएगा कैसे करना है। एक कॉन्सेप्ट और ध्यान रखिए बच्चों, यहीं पर मैं आपको यही बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर मेरे पास एनायन है यहाँ पे और यहाँ मैंने एक फ्लोरीन की जगह अब मैंने 2 क्लोरीन लगा दिए। ध्यान रखना। तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है, आपको क्या पता कि नेगेटिव यहाँ भी है, नेगेटिव यहाँ भी है। अब ध्यान दो, अगर यहाँ एक फ्लोरीन ग्रुप है और यहाँ 2 क्लोरीन ग्रुप है, मतलब क्या हुआ? कंटेंट अगर ज़्यादा है, भले उसकी खींचने की टेंडेंसी कम ही क्यों ना हो, वो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा खींचेगा। 2 बंदे हैं, हल्के हल्के बंदे हैं और एक तगड़ा बंदा है। 2 हल्के बंदे ज़्यादा काम कर सकते हैं लेकिन एक तगड़ा बंदा कम काम कर सकता है। तो बताओ, अगर 2 हल्के वाले ग्रुप लगे हैं, 2 लेसर -I हैं, 2 लेसर -I हैं और 1 हाईली इंडक्टिव है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बताओ बच्चों 2 लेसर -I क्या करेंगे? ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे कंपेयर टू एक हाई से। तो इस नेगेटिव की स्टेबिलिटी किसकी अच्छी होगी? जहाँ पर कंटेंट ज़्यादा होगा। कौन कितना रूल, इसी को हम KKR रूल भी बोलते हैं। कोलकाता नाइट राइडर नहीं है बच्चों, दिस इज कौन है, कितना है, और यही है रूल। तो कौन कितना रूल समझ में आया? कंटेंट बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखो। अगर मेरे पास ज़्यादा मात्रा में लगे हैं, ज़्यादा लगे हैं, तो ये ज़्यादा खींचेंगे, ऑब्वियस सी बात है। मान लो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देखो, मान लो यहाँ पर मेरे पास ऐसा लगा होता, प्लस है, यहाँ मैंने ब्रोमीन लगा दिया और यहाँ पर 2 ब्रोमीन लगा दिए, ऐसे ही प्लस है, 1 क्लोरीन लगा दिया। अब बताओ पॉजिटिव लगा हुआ है, पॉजिटिव को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन ना खींचे, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला नहीं चाहिए। ज़्यादा कौन खींचेगा? जो ज़्यादा लगा होगा। सेम पोजीशन पे है, ज़्यादा लगा है तो ज़्यादा खींचेगा, और ये कम खींचेगा तो स्टेबल कौन होगा? जो कम खींचेगा। क्या समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया से क्लियर हो रहा है। तो कभी भी कुछ भी पूछ सकता है, एनायन के केस में कैसे करोगे और कैटायन के केस में कैसे करोगे। मान लो यहीं पर एनायन की जगह, सॉरी कैटायन की जगह एनायन लग जाता। एनायन है, यहाँ 2 ब्रोमीन है, एनायन है और यहाँ पर 2 क्लोरीन है, सॉरी 1 क्लोरीन है। तो बताओ अब कौन ज़्यादा खींच रहा है? क्योंकि यहाँ पर क्या है, नेगेटिव की स्टेबिलिटी है, और नेगेटिव की स्टेबिलिटी में बताओ कौन ज़्यादा खींचेगा? जो ज़्यादा लगा होगा। इसका मतलब कौन ज़्यादा स्टेबल? जिसकी खींचने की टेंडेंसी क्या होगी? ज़्यादा होगी। क्या क्लियर समझ में आ रहा है भाई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ठीक है, समझ में आ रहा है क्लियरली? मान लो मेरे पास कुछ इस तरीके से ग्रुप लगे होते हैं, मान लो मेरे पास ऐसे तरीके से ग्रुप लगे होते हैं, कार्बन माइनस, नाइट्रोजन माइनस और यहाँ पर फ्लोरीन, उसी तरीके से ऑक्सीजन माइनस और वहाँ पर क्लोरीन। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि माइनस ग्रुप कहाँ पर लगा हुआ है। माइनस ग्रुप कहाँ है वही डिपेंड करेगा उसकी स्टेबिलिटी के बारे में। तो मुझे बताओ, कार्बन माइनस है, नाइट्रोजन माइनस और ऑक्सीजन माइनस है, इन लगे हुए ग्रुप्स का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और मैं आपसे बोल दूंगा कि यहाँ पर ऑक्सीजन माइनस सबसे ज़्यादा स्टेबल है, देन नाइट्रोजन माइनस है, देन कार्बन माइनस है।
तो 1 लेसर माइनस आई, आपको बताया मैंने, अगर 2 लगे हुए हैं और भले कम खींचने की टेंडेंसी है तो वो ज़्यादा खींचेंगे कंपेयर टू 1 माइनस आई। तो 2 माइनस आई लगे हो, 1 माइनस आई लगा हो, कौन ज़्यादा खींचेगा? 2 माइनस आई। तो क्या क्लियर समझ में आ रहा है भाई? मस्त बन गया ये, है ना? माइनस आई और भाई, क्लियर? तो चलो और फटाफट एक दो और करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस और फिर इस क्लास को अपन एंड करते हैं। तो आज अपन ने ये सीखा कि कैसे अपन एनायन की स्टेबिलिटी और कैटायन की स्टेबिलिटी यहाँ पर देख रहे हैं। क्लियर है? तो चलो कुछ क्वेश्चन और करते हैं। मान लीजिए बच्चों C डबल बॉन्ड C पे नेगेटिव है, बेंजीन पे नेगेटिव है और C ट्रिपल बॉन्ड C पे नेगेटिव है। मैंने आपको बताया जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा उसकी एनायन की स्टेबिलिटी भी ज़्यादा। क्लियर? तो बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या है? क्या ये sp है, ये sp2 है और ये sp3 है, सॉरी sp2 है। तो मुझे बताओ बेंजीन और इसमें कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? ये, और इनमें ये। तो बताओ ऑर्डर क्या आता? ये आ जाता। क्लियर है? चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए यहाँ फ्लोरीन है, OH लगा हुआ है और फ्लोरीन लगा हुआ है और यहाँ पर माइनस चार्ज है। एक OH ग्रुप है और यहाँ है एक OH और एक NH2 ग्रुप है और यहाँ माइनस लगा हुआ है। बताओ माइनस चार्ज को क्या चाहिए? खींचने वाला। सेम पोजीशन पे ग्रुप लगे हुए हैं, दिख रहा है, एक कार्बन बाद ग्रुप लगे। यहाँ 2 कंटेंट है, ज़्यादा खींचेगा, एक है कम खींचेगा, 2 है ज़्यादा खींचेगा। इसका मतलब सबसे पीछे कौन आएगा? ये, क्योंकि ये कम खींच रहा है, ये कम विड्रॉ कर रहा है। OH और OH सेम है, फ्लोरीन ज़्यादा खींचेगा या नाइट्रोजन? फ्लोरीन। तो बताओ अगर मैं 1 2 3 बोलूँ तो सबसे ज़्यादा 1, फिर 3 और फिर 2। क्या समझ में आ रहा है? चलो तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। मान लो यहाँ पर पॉजिटिव होता COO माइनस है, यहीं पर है पॉजिटिव और O माइनस है, और यहीं पे है पॉजिटिव और C माइनस है। तो बताओ ज़्यादा कौन डोनेट करेगा? ज़्यादा डोनेटिंग टेंडेंसी किसकी होगी? तो बताओ यहाँ पर मेरे को पता है प्लस I का ऑर्डर हमने पढ़ रखा है, तो मैं कह सकता हूँ कि 3 सबसे ज़्यादा डोनेट कर पाएगा, देन 2 डोनेट कर पाएगा, देन 1 डोनेट कर पाएगा। तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी हमने कैसे देखी कि आप सब समझ पा रहे हो? तो ऐसे हम एनायन की स्टेबिलिटी देख सकते हैं और ऐसे ही हम कैटायन की स्टेबिलिटी भी देख सकते हैं। तो आज अपन यही लेक्चर ख़त्म करते हैं बच्चों। मस्त होके समझिए जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले ऑर्गेनिक चैप्टर्स के लिए। ये आप समझिए कि इसमें आपको प्रैक्टिस बहुत करनी है और मैं आपके साथ बिल्कुल जुड़ा रहूँगा। नाम आपको पता ही है, सुभाष यादव। अपन जुड़े रहेंगे, समर्पण परिवार आपके लिए जुड़ा रहेगा। जितनी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है हम आपके लिए करने की कोशिश करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।